स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी एलिमेंट आज तक दुनिया में डेवलप किए गए, मैन मेड हों या नेचुरल हों, ये सब के सब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रखते थे। तो सब के सब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रखने की वजह से एक ही ग्रुप में शामिल होना उनका ज़रूरी था। यानी एक ग्रुप में या एक सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एक साथ रहें, डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले अलग अलग, जिसके साथ प्रॉपर्टी में था उनको एक साथ रखना ज़रूरी था ना। जैसे कोई चीज़ भी हमारे घर में रखी जाती है तो कैटेगरी वाइज अलग अलग हम उसको ग्रुप में बदलते हैं। यानी जैसे किचन का सामान है तो किचन में ही रहेगा, ठीक है। वॉशरूम का सामान है तो वॉशरूम में ही रहेगा, नहाने का सामान है तो वही रहेगा, पहनने का सामान अलमीरा में रहेगा। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइड करके हम उसकी ग्रुपिंग कर देते हैं और एक जगह पे उसको रख देते हैं। तो हमको आसानी होती है किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी समझ करके उसको ढूंढने में या उसकी सारी चीज़ों को समझने में आसानी होती है। उसी तरह से एलिमेंट्स भी थे, अलग अलग एलिमेंट्स ज़माने से, कुछ तो मैन मेड हैं और जो नेचुरल भी हैं। वो सब के सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रख रहे थे। तो सेम प्रॉपर्टी वालों को एक साथ ग्रुप करके एक जगह पे प्लेस करने की ज़रूरत ही हमको क्लासिफिकेशन तक लेके आई, ठीक है। पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसीलिए इसका नाम दिया गया है। इसमें सबसे पहले हेडिंग हमने डाली है नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ज़रूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशन करने की? तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई कि अगर हम एक ही प्रॉपर्टी की चीज़ के एलिमेंट को एक साथ कहीं पे भी अरेंज कर दें तो हमको आसानी होती है उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए। जैसे कोई दो एलिमेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है तो वो एक साथ ही अगर रख दिए जाएं तो हम कोई भी एलिमेंट उसमें से उठा करके देख लेंगे तो हम कहेंगे उनकी प्रॉपर्टी यही होगी। तो इसलिए ये ज़रूरत पड़ी। इसमें लिखा हुआ है इट वॉज ईजियर टू स्टडी द एलिमेंट्स इन अर्लियर टाइम्स एज ओनली ए फ्यू एलिमेंट वर नोन एज अ टाइम पीरियड, अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी देन सेपरेटली, देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू क्लासीफाई दोज एलिमेंट। कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया एलिमेंट्स भी बढ़ते चले गए। अब जब कम एलिमेंट्स थे तब उनको तो पढ़ना आसान था, लेकिन जब ढेर सारे एलिमेंट आ गए तो उनको ग्रुपिंग करनी पड़ी, तो उसके लिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी हो गया। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ज़रूरत क्या थी क्लासिफिकेशन करने की? तो उसका जवाब सीधा से यही है कि ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि एलिमेंट्स बढ़ते चले गए पुराने ज़माने से अब तक लेकर के। अगर हम जो टाइम पीरियड है वो देखें तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स नए ऐड होते चले गए, तो उनकी प्रॉपर्टी जो थी पुराने एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रही थी, तो वो उन्हीं के ग्रुप में हमको रखना ये मजबूरी हो गई पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए सेपरेट सेपरेट। उसके बाद अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अर्ली अटेम्प्ट मतलब कौन कौन से अटेम्प्ट किए गए क्लासिफिकेशन करने के लिए, यानी कौन कौन सी तरीके अपनाए गए क्लासिफिकेशन करने के लिए। ये पुराना तरीका जब से एलिमेंट के बारे में स्टडी स्टार्ट हुई है तब की बात हो रही है। अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू द क्लासीफाई द एलिमेंट resulted in grouping the then known elements as metals and non-metal. Later further classification were tried out as our knowledge of elements and their properties increased। इसका कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में तो हमने अटेम्प्ट किया ग्रुपिंग करने की कि इस तरह से किसी तरह से एलिमेंट को या मेटल को, नॉन मेटल्स उसने टाइम पे जो पाए जाते थे शुरू में, तो वो उनकी ग्रुपिंग करने के लिए हमने कई तरह के अटेम्प्ट किए, मतलब साइंटिस्ट ने कई तरह के अटेम्प्ट किए। फिर उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन और ज़्यादा नॉलेज की बेसिस पे, एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बेसिस पे बढ़ता चला गया। तो ये अर्ली अटेम्प्ट में सबसे पहला अटेम्प्ट था डॉबरेनर लॉ ऑफ ट्राइड। डॉबरेनर एक साइंटिस्ट था, उसने 1817 में ये अटेम्प्ट किया था, या क्लासिफिकेशन का एक तरीका दिया था जिसको ट्राइड उसने कहा कि हम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट होंगे उनको एक ही ग्रुप में रखेंगे और वो एक ट्राइड बनाएंगे। उसने कहा कि ये ग्रुप या उसका एक ट्राइड था, इसलिए उसका नाम दे दिया गया ट्राइड। मतलब उसने ट्राइड इसलिए भी नाम दिया गया क्योंकि 3 एलिमेंट लिया था उसने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले, ठीक है। तो उसने
ट्राइड उसका नाम दे दिया था, उस ग्रुप का जो उसने बनाया था। उसने ये बताया था when the three element in triad are arranged in increasing order of atomic masses, जब तीन एलिमेंट को जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं अरेंज करेंगे उस ट्राइड में, उनका एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, यानी उनकी एटॉमिक मास को इंक्रीज करते हुए हम इस तरह से रखेंगे तीन एलिमेंट्स को, then the atomic mass of middle element was roughly the average of atomic mass of the other two element। तो बीच में जो एलिमेंट लाई करेगा उसका एटॉमिक मास बाकी दोनों जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर आएगा। जैसे उसने सबसे पहला ट्राइड, जो ट्राइड नंबर 1 है ये वाला, ये ट्राइड नंबर 1 दिया एल्कली मेटल ग्रुप। एल्कली मेटल ट्राइड था उसका, एल्कली मेटल ग्रुप था, ठीक है। एल्कली के बारे में नॉलेज होगी कि एल्कली वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं, तो वो जो उसमें मेटल होते हैं उनको एल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्राइड 1 जो था उसमें उसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक मास यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 23 और 39, तीनों को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया था उसने, ठीक है। तो जैसे ही अरेंज किया उसने तो इसमें देखने को क्या मिला, यहाँ पे हम देख रहे हैं एटॉमिक मास, अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। लिथियम का और पोटेशियम का हमने अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज निकाला 7 + 39/2 करके, तो हमको 23 मिला। 23 क्या है, यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मेटल है। यानी बाकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमने एलिमेंट्स रखे थे वो बीच वाला जो एलिमेंट आ रहा था बाकी दोनों एलिमेंट के मतलब लिथियम के और पोटेशियम के मास के एवरेज के बराबर सोडियम मेटल का मास आ रहा था। तो हम डॉबरेनर ने यही चीज़ बताई थी, उसके ट्राइड्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो रही थी। दूसरा ट्राइड उसने दिया था ट्राइड 2 है, इसमें भी आप उस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप, एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। उसका एटॉमिक मास 40 है, फिर स्ट्रॉन्शियम का 88 है एंड बेरियम का 137 है। अब कैल्शियम का और बेरियम का अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो यही होगा 40 + 137/2, तो जो आता था अप्रॉक्सीमेटली 88 के बराबर। तो इसका मतलब ये भी ये ट्राइड सक्सेस हुआ, ठीक है। इसके बाद थर्ड है ट्राइड थर्ड जो बनाया था उसने हैलोजन का ग्रुप बनाया था, उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उस टाइम पे यही हैलोजन थे, आपके टाइम पे थोड़ा हैलोजन बढ़ गए हैं, इसमें फ्लोरीन भी ऐड हो गया है, उस टाइम पे सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन था। तो इसने उतने ही एलिमेंट लिए थे जो उतने टाइम पे वेल नोन थे, यानी उतने टाइम पे एलिमेंट जो पाए जाते थे या उसके बारे में स्टडी की जाती थी उन्हीं एलिमेंट्स को लिया था उसने। तो जैसे क्लोरीन है 35.5 और आयोडीन 127 है, इन दोनों का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो ब्रोमीन के मास के बराबर आता था। तो वही चीज़ इसने भी ट्राइड थर्ड में भी वही चीज़ फॉलो हो रही थी, तो डॉबरेनर ने इसीलिए ये ट्राइड बनाए थे। लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डॉबरेनर की कि फेल क्यों हो गई। तो लिमिटेशन का मतलब ये है कि डिसएडवांटेज इस ट्राइड का। नंबर 1 है ऑल द एलिमेंट कुड नॉट बी अरेंज्ड इन ए ट्राइड, यानी अब जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ते गए वैसे वैसे अगर हमने ट्राइड के हिसाब से हमने उनको अरेंज करना चाहा तो सब के सब एलिमेंट इस ट्राइड के अकॉर्डिंग, जो 3 ट्राइड दिया था उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग अरेंज नहीं हो रहे थे। कुछ में जैसे इन्होंने जो ट्राइड दिया था इसमें तो वो फॉलो हो जा रहा था रूल लेकिन अलग अलग चीज़ें जो हैं मतलब जो नए एलिमेंट्स आए उसके साथ ये फॉलो नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे ये वो फेल कर गई इनकी ट्राइड थ्योरी। सेकंड है इट वाज नॉट पॉसिबल टू ग्रुप डिसिमिलर एलिमेंट इन ए ट्राइड, और अगर ये भी पॉसिबल नहीं था कि ये तो सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, अगर डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले या डिसिमिलर एलिमेंट्स आ गए तो उनको एक ट्राइड में रखना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनके मास चेंज हो जा रहे थे, एवरेज मास के बराबर नहीं आ रहा था मास, ठीक है। तो ये 2 लिमिटेशंस थी उनकी।